नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कैलकुलस की अपनी क्लास लगातार चल रही है और अपन ने एक चैप्टर इसका पूरा कर लिया है। 8वें चैप्टर में चल रहे हैं अपन। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी रेट ऑफ चेंज की, परिवर्तन की दर की, यानी परिवर्तन की दर किसको कहते हैं, उससे रिलेटेड कैसे सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, इस विषय पर अपना जो लास्ट वीडियो था वो था। आज मैं दूसरे विषय पर बातचीत करना चाह रहा हूँ। सेकंड बात है अपनी वर्धमान और ह्रासमान की, यानी वर्धमान किसको कहेंगे और ह्रासमान किसको कहेंगे, कब फलन वर्धमान होगा और कब ह्रासमान होगा। तो देखिए, इस विषय पर बातचीत करने से पहले आपको इस विषय के मुख्य जो बिंदु हैं, सीधा तो सामान्य अर्थ है कि वर्धमान किसको कहते हैं और ह्रासमान किसको कहते हैं, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है। जो चीज़ लगातार बढ़ती है वो क्या है, इंक्रीजिंग, जो घटती है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। जैसे मान लो आपका मोबाइल का बैलेंस है, आप एक बार डलवाते हो फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, तो वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और कोई चीज़ लगातार बढ़ती है, मान लो जो बैंक का बैलेंस है उसमें से आप पैसे निकलवाओ मत, डालते ही डालते जाओ, तो वो लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अपन इस प्रकार के विषय पर बात करें उससे पहले देखिएगा, सबसे पहले एक दिष्टता और मोनोटोनिसिटी जो है उसमें मुख्यतः ये दो बातें आती हैं, मोनोटोनिसिटी यानी एक दिष्टता, ठीक है। इस एक दिष्टता में कौन कौन सी बातें आपको करनी है। सबसे पहले तो ये बात, कोई चीज़ लगातार बढ़ती है और लगातार घटती है, वर्धमान और ह्रासमान फलनों को संयुक्त रूप से एकदिष्ट फलन कहते हैं। कोई फलन अगर वर्धमान है और कोई फलन अगर ह्रासमान है, तो वर्धमान और ह्रासमान होने की जो उसकी प्रकृति है उसको क्या कहा जाता है, एक दिष्टता। एक तरीके से ये कह सकते हो ये किसी फलन के गुणधर्म है। जैसे रेट ऑफ चेंज है, ये एक फलन का गुण है, एक दिष्टता है, ये भी फलन का एक क्या है, गुण है प्यारे बच्चों। तो देखिए, इस एक दिष्टता में अपने को क्या क्या बात कर लेनी चाहिए। आज एक बात अपने को कर लेनी चाहिए, इसको बोलते हैं वर्धमान, ठीक है, और एक है उसको कहते हैं ह्रासमान। दूसरा टॉपिक अपना जो है उसको क्या कहेंगे अपन, ह्रासमान, ठीक है। इस वर्धमान को आप लोग कहते हो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको कहते हो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए अपनी। पहले तो कब फलन वर्धमान होगा और कब ह्रासमान होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद अपन एल्जेब्रिक मेथड पर आएंगे। जैसे मान लो आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। यहां से एक फलन है वो इस प्रकार दे रखा आपको, यहां से ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आपको बेसिक बातें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ एक फंक्शन आपको दिया है, तो इस पर एक पॉइंट है जिसको मैं कहता हूँ a है। इस समय x की जो वैल्यू है वो आपकी x1 है। क्या है, x1 है। ठीक थोड़े समय बाद ये धीरे धीरे करता है इस बिंदु पर पहुँच जाता है। मान लो यहाँ पॉइंट आपका हो गया x2, मैंने यहाँ लिख दिया x2। इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये बी पॉइंट है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, वो है fx1। क्या है, fx1। क्यों है, क्योंकि ये जो आपको ग्राफ दे रखा है ये y बराबर fx का दे रखा है। y बराबर किसका दे रखा है, fx का दे रखा है। तो इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों, इस x2 पर आपकी जो वैल्यू होगी वो fx2 होगी। यहाँ x1 है, इस x1 पर इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो होगी fx1। समझ में आ गई बात। अब देखिए, जब x1 है उस वक्त इसकी वैल्यू fx1 और जब ये x2 हो जाता है तो इसकी वैल्यू x2। ये अगर o है और ये अगर x एक्सिस है आपका और ये आपका y एक्सिस है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें x1 जो आपका है वो छोटा है और x2 जो है वो आपका क्या है, बड़ा है। ठीक इसी में अगर देखा जाए तो y एक्सिस पर जो पहले आया वो छोटा है, y एक्सिस पर ऊपर आया वो बड़ा है।
इसका मतलब आपका fx1 जो है वो तो क्या है, छोटा है, और fx2 जो है वो क्या है, बड़ा है। इसके बीच में आप कितने ही बिंदु ले सकते हो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप अनगिनत कितने ही बिंदु ले सकते हो, x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे बिंदु लेते जाओ। समझ में आ गई? तो आपको ध्यान क्या करना है कि सबसे पहले ये जो पॉइंट दे रखा है आपको, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में जैसे जैसे x के मान बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे x के मान बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इस फलन की वैल्यू बढ़ती जाती है। देखो जैसे x का मान यहाँ x1 है, फिर x2 है, मान लो और ज़्यादा आगे लेता हूँ मैं, यहाँ x3 ले लेता हूँ, यहाँ ले लिया x3, ये x3 है, इसके क्रॉसपोंडिंग फंक्शन की वैल्यू यहाँ fx3 आएगी, तो ये मैंने लिख दिया fx3। इस x एक्स पे जैसे जैसे आप इधर चलते जाओगे, x के मान बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे इधर ऊपर की ओर आपके फंक्शन के मान क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। इसको कहते हैं एक समान वर्धमान फलन, यानी वर्धमान फलन ही है ये। समझ में आ गई बात? कौन सा फलन है? वर्धमान फंक्शन ही इसको कहते हैं। अब देखिए वर्धमान फलन बहुत तरीके का हो सकता है, 3 कंडीशन है, एक मैंने आपके सामने लिखी है, ये भी वर्धमान है। अगर एक ग्राफ अपन और बनाए, ये बना दिया मैंने ऐसे, यहां से यहां तक ऐसे चल रहा है, ये भी फलन वर्धमान ही है, ठीक है। और इसमें देखिए जब आपके पास x1 है तो ये x1 यहाँ आएगा, थोड़े समय बाद आप यहाँ x2 पर चले गए, फिर थोड़े समय बाद यहाँ आप x3 पर चले गए, फिर आप x4 पर चले गए। तो देखिए x1 की कंडीशन में जो आपका मान आएगा वो आएगा fx1, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ चले गए तो यह आएगा आपका fx2, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ चले गए तो यह आएगा fx3 आपका, और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया जब आप यहाँ पहुँचे तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, fx4 हो गई। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? जैसे जैसे x के मान बढ़ रहे हैं, यानी x1 छोटा है, फिर x2 बड़ा है, फिर आपके पास x3 और बड़ा है, फिर आपके पास x4 और बड़ा है। समझ गए? ऐसे लगातार मान आप बढ़ाते चले जा रहे हो। तो अगर ऐसा करोगे बार बार तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो fx1 की वैल्यू है, fx2 की वैल्यू है, fx3 की वैल्यू है, fx4 की वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ से x1 fx1 की वैल्यू fx2 से ज़्यादा है, fx2 की वैल्यू fx3 से ज़्यादा है, fx3 की वैल्यू fx4 से भी क्या है, ज़्यादा है। यदि ऐसा कभी भी आपको किसी फंक्शन में देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना वो फंक्शन कैसा है, निरंतर वर्धमान है। कौन सा है? निरंतर वर्धमान। देखो इसमें 2 कैटेगरी बना देता हूँ मैं, होता वर्धमान ही है, एक तो होता है निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान एक होता है निरंतर वर्धमान, और एक आपके पास होता है वर्धमान, केवल वर्धमान, केवल वर्धमान। 2 कैटेगरी अपन बनाते हैं, निरंतर वर्धमान की और केवल वर्धमान की। अभी तक देखिए जैसे जैसे x के मान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके संगत यदि fx की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, इन दोनों कंडीशन में जो फलन है वो आपका निरंतर वर्धमान। देखो आजकल की बुक में ये निरंतर वर्धमान और केवल वर्धमान ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में जो पुराना सिलेबस था उसमें ये लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे ही समझना है चीज़ों को। एक बार क्या समझना है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है उसके संगत अगर fx की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों कंडीशन में देख सकते हो, तो जो फंक्शन आपका होगा वो क्या कहलाएगा, निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है यदि किसी फलन में x के मान बढ़ने के साथ साथ यदि fx की वैल्यू बढ़ती जाती है लगातार तो वो फलन वर्धमान फलन कहलाता है। देखिए एक और अपन काम कर सकते हैं, 2 कैटेगरी आपके पास आ गई, ये ऐसे जाता हो अगर फंक्शन आपका तो भी ये होगा, और ऐसे जाता हो तो भी ये होगा। एक चीज़ और अपन कल्पना कर सकते हैं क्या, देखना ज़रा, यदि अपना ग्राफ ऐसा बना हुआ हो, ठीक है, यहाँ से ऐसे तो नहीं जा सकता क्योंकि ऐसे जाएगा तो क्या होगा आप लोगों को मालूम होगा शायद, लेकिन ऐसे तो कर ही सकते हैं। इस ग्राफ को यहाँ से ऐसे बना देता हूँ मैं, ऐसे ऐसे,
इसमें देखिएगा जरा ध्यान से, अब इसमें और इसमें उत्तलता और अवतलता का फर्क है। एक होता है उत्तल फलन और उत्तल ग्राफ और एक अवतल है, तो एक इसमें उत्तल है और एक क्या है, अवतल है। अब देखिए जरा यहाँ इस पॉइंट पर आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो f(x) x1 है, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो आपकी x2 है, यहाँ जो वैल्यू आपके पास है वो x क्या है, 3 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब जाओगे तो ये होगा आपका fx1, इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पर जाओगे तो आपकी वैल्यू होगी fx2, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब जाओगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी fx3। समझ गए प्यारे बच्चों? इस कंडीशन में भी देखो बच्चों, यहाँ x1 है, फिर आपके पास x2 है, फिर आपके पास x3 है। x1 की वैल्यू छोटी है, जो x पर 0 से 0 के बाद पहले आई है वो छोटी, फिर बड़ी, फिर ऐसे होता है ना। तो ये आपका x1 छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये और बड़ा है। समझ में आ गया? अब देखो fx1 ये है, तो fx1 की वैल्यू यहाँ लिखो, फिर fx2 की वैल्यू यहाँ लिखो, फिर fx3 की वैल्यू यहाँ लिखो। लिख दिया? fx1 की वैल्यू छोटी है, फिर fx2 की वैल्यू इससे बड़ी है लेकिन fx3 से छोटी है। ये तीन कंडीशन आप चेक कर सकते हो, मैंने जो तीनों ग्राफ में लिखी है वो तीनों एक जैसी है। जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है, जैसे जैसे x का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन का मान भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज के बाद जब कभी भी किसी दिए गए फलन में अगर आपको ऐसी कंडीशन मिले प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान रखना कि वो फलन हमेशा निरंतर वर्धमान होगा। समझ में आ गई? यानी वो क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। अभी आप वर्धमान को छोड़ दो, क्योंकि वर्धमान जो है वो दोनों कंडीशन को मिलाकर वर्धमान ही कह सकते हैं अपन। तो जो फंक्शन लगातार बढ़ रहा है वो तो वर्धमान है ही, लेकिन मैंने जो कंडीशन बताई उसमें मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा कि केवल वर्धमान में और निरंतर वर्धमान में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वैल्यू जो है वो आपकी लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे x के मान लगातार बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अगर आपके फलन का मान भी लगातार बढ़ता जाए तो वो फलन हमेशा आपके क्या कहलाते हैं, निरंतर वर्धमान कहलाते हैं। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलें, दोबारा बता देता हूँ एक बार अगर आपको समझ में नहीं आई है। पहला ग्राफ देखिएगा, x की वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरे फंक्शन में भी x की वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो fx की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। तीसरे में अगर x की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है तो fx की वैल्यू भी देखिए लगातार बढ़ रही है। इस प्रकार का जो भी फंक्शन होता है जिसमें x के मान बढ़ने, चर राशि x के मान बढ़ने के साथ साथ यदि किसी फलन का मान लगातार बढ़ता जाता है तो वह निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है। निरंतर वर्धमान की कंडीशन में किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये तो मैंने मेरी मनमर्जी से अपनी तरफ से कोई ग्राफ बना दिया। अब एक एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में ऐसा होता है क्या किसी फलन में। देखते हैं जरा। देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास एक ग्राफ है, मान लो वो है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का है। किसका है? fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का है, और वो भी आपको सिर्फ x की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो तब लेना है। कहाँ तक लेना है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो तभी ग्राफ बनाना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये अपने पास आ गया यहाँ से यहाँ, और यह आ गया ऐसा। आपसे पूछेगा बताइए ये फलन जो दे रखा है वो वर्धमान है या नहीं। तो पहली बार देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे तो 0 से इनफाइनाइट तक सिर्फ इतना ही ग्राफ आपको बनाना है। अब पूरा एक्स स्क्वायर का इधर नहीं बनाना क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, कह नहीं रहा आगे वाला। समझ गए? अब देखो इस पर मैंने जो बात बताई है उसको फॉलो करके देखो। यहाँ से यहाँ तक है तो ये हो गया आपका x1, यहाँ से इधर आगे जाओगे तो ये क्या हो गया आपका x2, फिर इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका x3 हो जाएगा। इस पॉइंट पर देखोगे तो वैल्यू आपकी fx1 हो जाएगी। इस वाले पॉइंट पर आगे जाओगे तो ये आपकी fx2 हो जाएगी। इस वाले पर और आगे जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, fx3 आ जाएगी।
तो ध्यान करना प्यारे बच्चों, x की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, कम है किससे, x2 से, और x2 की वैल्यू कम है किससे, x3 से। इसी के साथ आपका fx1 की वैल्यू कम है, फिर क्या है fx2 की वैल्यू और कम, इससे ज़्यादा है लेकिन x3 से क्या है, कम है। तो ये आ गया आपका। इस प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपको दिया हुआ ग्राफ है, इस ग्राफ के आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये जो दे रखा फलन है वो आपका क्या है, वर्धमान फलन है। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ दे रखा है वो 0 से लेकर इन्फिनाइट के बीच में क्या होगा, वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान है। अब देखिए एक ग्राफ और बनाते हैं। एफ एक्स बराबर मैंने लिखा है एक्स क्यूब, ये भी मैंने लिख दिया आपका एक्स बिलोंग करता है 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। समझ गए? इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप इसको चेक करते हो तो एक्स क्यूब का ग्राफ प्यारे बच्चों ऐसे बनता है। देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब का ग्राफ यहाँ से ऐसे दिखाई देता है, इधर से आता है और इधर ऐसे चलता है, ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ में अगर आप देखो 0 से इन्फिनाइट के बीच, ये बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा बना दिया है। यहाँ पर ये x1 है, ये आपका क्या है, x2 है, ये x1 है और ये क्या है, x2। इस पॉइंट पर यहाँ लिखोगे तो ये आएगा fx1, इस पॉइंट पर यहाँ खींचोगे तो ये क्या आएगा, x2। x1 की वैल्यू लेस है और x2 की वैल्यू ग्रेटर है, fx1 की वैल्यू लेस है किससे, fx2 से। यदि इन दोनों को देखा जाए तो आप आराम से कह सकते हो कि ये फंक्शन भी जो है वो इस इंटरवल में क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। बताइए मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई है? बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आए और शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं देखिए इसकी बात करता हूँ, इसी में है केवल वर्धमान। अभी इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं सिर्फ अपन, ह्रासमान की कोई बात नहीं कर रहे हैं। और आज मेरे हिसाब से केवल अपन बात कर पाएंगे किस पर, वर्धमान पर ही बात कर पाएंगे, ह्रासमान पर बात हो नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब बात करना चाह रहा हूँ केवल वर्धमान में क्या डिफरेंस रह गया। तो फिर आपने कहा निरंतर वर्धमान है, जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ यदि फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा, निरंतर वर्धमान। तो फिर केवल वर्धमान में क्या डिफरेंस रह गया, ऐसा क्या है कि आप इसको केवल वर्धमान कह रहे हो? तो सुनो जरा, मान लो आपके पास कोई ग्राफ है, वो ऐसा है बना हुआ है, यहाँ से मैंने एक ग्राफ बनाया है, वो ऐसा है। ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ अंतर जरूर समझ में आएगा थोड़ा बहुत। यहाँ से अपन इस ग्राफ को ऐसे ले रहे हैं, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे चला, उसके बाद यहाँ से ऐसे चला और इसके बाद ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक ग्राफ की आपको कहानी मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे चल रहा है और ये किसी फंक्शन का ग्राफ दे रखा है। वो फंक्शन मान लो आपके पास y इक्वल्स टू क्या है, fx है। ठीक है, अब देखिए कुछ बिंदुओं पर अपन बात करें। पहले सबसे पहला पॉइंट अपना ये रहेगा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की क्या कहानी है। यानी ये ए पॉइंट आपका, ये बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है और यहाँ अगर आपका डी पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ ए से बी के बीच में आप क्या कहना चाहोगे। ए से बी के बीच में मान लो कोई भी दो पॉइंट ले, यहाँ ले लिया मैंने x1 और यहाँ ले लिया मान लो x2। ठीक है, ये x1 और क्या ले लिया, x2। इसके अकॉर्डिंग इधर अगर फंक्शन की वैल्यू देखी जाए तो क्या आएगी, fx1 आएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर इधर वैल्यू देखी जाए तो क्या आएगी, fx2 आएगी। बात समझ में आ गई? मैं इधर लिख रहा हूँ, साथ साथ में आप ध्यान करना। सबसे पहले अपन ने बात की है ए बी भाग की। ए बी भाग में क्या आ रहा है, ए बी भाग में जैसे जैसे x का मान आपका बढ़ता जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कंडीशन याद रखनी है अपने को। जैसे जैसे देखो ए से बी भाग में जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे fx का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। कम मान पर मान कम आएगा, ज़्यादा पर ज़्यादा आएगा, यही कहानी है। उसके बाद मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ कौन से भाग की, सी डी भाग की। देखिए सी डी भाग में क्या हो रहा है, सी डी भाग में आपको अंतर स्पष्ट नजर आएगा। यहाँ भी एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। ठीक है, अब अगर इसको x1 और x2 माना है तो आप इसको कुछ और भी मान सकते हो, वरना आप x1 और x2 इसको भी ले सकते हो क्योंकि सेम वैल्यू नहीं है। यहाँ मैंने लिख दिया मान लो x3 और यहाँ लिख दिया मान लो x4। समझ में आ गया? इस वाली वैल्यू पर आपके पास वैल्यू है fx3, ये fx3 है, और इस वाली पर वैल्यू आपके पास है fx4, ये आपकी fx क्या है, 4 है। बात समझ में आ गई? तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे x के मान बढ़ते जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। किस भाग के लिए लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं सी डी भाग के लिए।
CD भाग के लिए। इस CD भाग में क्या हो रहा है कि x3 का मान कम है किससे, x4 से, तो fx3 का मान भी कम होगा किससे, fx4 से। समझ में आ गया। पहली कंडीशन में भी x के मान बढ़ने के साथ साथ फलन बढ़ रहा था, दूसरी कंडीशन में भी फलन का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बात एक और बच गई बीच वाले की। अब मैं बीच वाले की बात करना चाह रहा हूं। देखो बीच वाले में अगर अपन यहां कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो वो ले लिया मैंने x5, कितना ले लिया, x5 ले लिया। यहां कोई पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो x6 ले लिया, ये x6 ले लिया। तो सुनिएगा जरा, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इन सब चीजों को एक साथ अगर लिखूं तो यहां x5 और x6 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आप इसमें काम कर सकते हो, यहां fx5 और fx6 की वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रही है। अगर मैं x1 और x2 अलग अलग नहीं लेता, इस भाग में जो मान है वो लेता, इस भाग में वो मान है वो लेता, तो देखिए दो बिंदु मेरे को ऐसे मिल रहे हैं जिन पर वैल्यू आपकी क्या है, समान है। यदि अपन बात करें किस भाग के लिए, BC भाग के लिए, BC भाग के लिए, ठीक है। BC भाग के लिए अगर बात की जाए तो इसमें क्या है अपने पास, x5 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर नहीं है, लेस है किससे, x6 से, लेकिन फिर भी fx5 की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, fx6 के। अब देखिए प्यारे बच्चों, दो कंडीशन ऐसी है जिस कंडीशन में आपके पास मान क्या आ रहा है, पहली कंडीशन में जैसे जैसे x के मान बढ़ते हैं तो मान बढ़ेगा, दूसरी कंडीशन में भी x के मान बढ़ने के साथ साथ फलन का मान बढ़ेगा। लेकिन तीसरी कंडीशन एक ऐसी आ रही है जिसमें दो या दो से अधिक बिंदुओं पर अगर ले रहे हैं तो x के मान तो बढ़ रहे हैं लेकिन फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है, यानी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर किसी भी फलन के ग्राफ में पहले वैल्यू दो मानों पर लगातार बढ़ती जा रही है, किसी दो बिंदुओं पर ऐसा आ जाए कि वैल्यू आपकी समान है और फिर वापस बढ़ना शुरू हो जाती है, इसका मतलब इंक्रीजिंग तो है लेकिन उसके साथ साथ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या आती है, समान आती है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि यदि आपके पास x का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, फिर x4 है, ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है मान, लेकिन इन बिंदुओं पर फलन की जो वैल्यू है वो fx1, fx2, fx3, fx4 ऐसे है, लेकिन ये वैल्यू बढ़ेगी तो सही, लेकिन बढ़ने के साथ साथ ये आपस में बराबर भी हो सकती है। जैसे यहाँ ये वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ अगर इक्वल का निशान लगा हुआ हो, जैसे ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, अगर बढ़ने के साथ साथ किन्हीं बिंदुओं पर अगर फंक्शन की वैल्यू भी आपस में समान होती है तो वो फलन जो आपका होता है वो निरंतर वर्धमान नहीं कहकर उसको अपन क्या कहते हैं, केवल वर्धमान फलन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, केवल वर्धमान फंक्शन कहते हैं। अपन ध्यान से समझिएगा इस बात को। पहली बात मैंने बताई, निरंतर वर्धमान क्या होता है। निरंतर वर्धमान में फंक्शन की वैल्यू आपकी लगातार बढ़ती है, घटती कभी नहीं है, ना आपस में कभी बराबर होती है, वो तो कहलाता है निरंतर वर्धमान। और ऐसा फलन जो बढ़ता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कम से कम कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिन बिंदुओं पर फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर भी होती है। ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको कहा जाता है कौन से, केवल वर्धमान फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी शायद। आप इसका ग्राफ अलग अलग 3 भागों में बनाना प्यारे बच्चों। जैसे पहला पार्ट ऐसे बनाना, दूसरा पार्ट ऐसे बनाना, तीसरा ऐसे बनाना। अब क्या करना है वो सुनना। बनाना डायग्राम तीनों में सेम ही है, ऐसे ही इसमें बनाना है, ऐसे ही इसमें बनाना है और ऐसे ही इसमें बनाना है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ ए बी भाग दर्शाना है एक ही डायग्राम में। इसमें दर्शाओगे x1 और इसमें दर्शाओगे x2। इस वाले भाग में फिर दूसरा दर्शाना है, इसमें भी यहाँ x1 दर्शाना और यहाँ x2 दर्शाना। फिर बीच वाले भाग में यहाँ x1 दर्शाना और यहाँ क्या दर्शाना, x2 दर्शाना। ठीक है। अब क्या होगा, ये fx1 ये fx2, तो ये हो गया fx1 और ये हो गया आपका fx2। इसमें क्या होगा, ये वाला आपका fx1 ये आपका fx2, ये fx1 हो गया, ये fx क्या हो गया 2।
इसमें ये वाला ही fx1 है और ये वाला ही क्या है fx2 है। ये ऐसे 3 डायग्राम बनाने हैं। अब इससे फायदा ये होगा, इसके नीचे आपको लिखना है कि x1 जो वैल्यू है वो लेस है x2 से, इस वाले में क्या है x1 है वो लेस है किससे x2 से, और इस वाले में x1 है वो भी लेस है किससे x2 से। 3 अलग अलग चीजें आ गई। अब देखिए पहले वाले के नीचे ये लिखा है तो पहले वाले के नीचे ये लिखना है fx1 और लेस देन क्या होगा fx2। दूसरे के नीचे भी यही आएगा fx1 लेस fx2, लेकिन तीसरे के नीचे क्या आएगा वो आएगा fx1 इक्वल्स टू fx2। अब ऐसी 3 कंडीशन बन गई तो आपको लिखना है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से क्या है x1 है वो लेस है x2 से, लेकिन fx1 की वैल्यू लेस इक्वल है किसके fx2 के। ये ऐसे लिखोगे तो आप लोग अच्छे ढंग से बाद में समझ जाओगे अपने नोट से कि हाँ अपने को कैसे समझना था और क्या ऐसी कहानी है इस सवाल में जो इसको क्या बना रही है, केवल वर्धमान फलन बना रही है। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये तो था ग्राफिकल मेथड, यानी चित्र को देखकर बताना था इसमें तो, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं वो है इसका एल्जेब्रिक मेथड। अब आपको चित्र नहीं मिलेगा तो क्या करना है, बिना चित्र के ही आपको सवाल में बताना होगा कि ये फलन वर्धमान होगा या नहीं होगा। अब इसमें कितने तरीके के सवाल आपके बन सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले 3 तरीके के सवाल बनेंगे, लेकिन अपन बात कर लेते हैं पहले कि एल्जेब्रिक मेथड में क्या करना है। आपको सवाल दे देगा कि y बराबर fx आपको एक फलन दे रखा है और वो अंतराल दे रखा है x a से लेकर के b में। आपको कहेगा ये बताइए कि इस अंतराल में फलन वर्धमान है या नहीं। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले दिए गए फलन का अवकलन करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना आपको दिए गए फलन का। अब डेरिवेटिव निकालकर क्या करना है, यदि किसी दिए गए इंटरवल के बीच में f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 है तो आप ध्यान रखना इस इंटरवल में जो भी इंटरवल दे रखा उसमें अगर ऐसा मिल जाए आपको f डैश x ग्रेटर इक्वल टू क्या हो ग्रेटर देन 0, तब तो क्या होगा केवल वर्धमान लिखोगे या निरंतर। इसमें लिखना है निरंतर वर्धमान। क्या लिखोगे, निरंतर वर्धमान होगा ये। यदि आपके पास ऐसा आ जाए f डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0 तो इस कंडीशन में फंक्शन आपका क्या होगा, केवल वर्धमान होगा। अब आप कहोगे साहब कि वर्धमान ही दिया हुआ तो क्या करें, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आए या दोनों साथ आ जाए तो आप कह सकते हो कि फलन वर्धमान है। भाई ये आए तो भी वर्धमान है, ये आए तो भी। आपको अगर वो निरंतर और केवल के बारे में पूछे तो आपको बताना है, वरना इन दोनों को इक्वल आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए आप उसको वर्धमान कह सकते हो। वर्धमान ये भी है और वर्धमान ये भी है। दोबारा बता देता हूं आप कैसे इस परिभाषा को लिखोगे। अगर लिखना हो आपको तो लिखोगे यदि कोई फलन y बराबर fx है जो अंतराल इसमें इस प्रकार परिभाषित है तो फलन इस अंतराल में वर्धमान होगा कब, यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 तो होगा निरंतर वर्धमान, और यदि f डैश x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो तो क्या होगा, केवल वर्धमान। बस 2 ही लाइन याद करनी है एल्जेब्रिक के लिए। अब इस पर सवाल पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं। सवाल कैसे आएगा वो सुनिएगा जरा। सवाल में देखिए, मान लो आपके पास एक सवाल आ गया और वो भी कितने तरीके से सवाल पूछेगा वो भी बता देता हूं। सबसे पहला सवाल इससे पूछा जाएगा कि बताइए किस अंतराल में दिया गया फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। यानी पहले टाइप का सवाल तो यही आएगा कि आपको अंतराल पूछेगा वो कि बताइए दिया गया फलन किस अंतराल में वर्धमान है। दूसरा सवाल वो कहेगा सिद्ध करिए कि इस अंतराल में फलन क्या है, वर्धमान है। 2 तरीके के सवाल हो गए। तीसरे पर अपन आगे बात करेंगे। पहला देखिए, अपन एक सवाल लिखते हैं। सवाल ये है fx बराबर मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस और यहां लिख दिया मैंने 2x प्लस लिख दिया 3। मैंने ये कहा कि बताइए ये दिया गया फलन किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। तो ह्रासमान की बात अभी अपन नहीं करेंगे क्योंकि अभी पूरा मैंने ह्रासमान पढ़ाया नहीं, आज सिर्फ बात किसकी है, वर्धमान की। तो वर्धमान के लिए अंतराल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहला काम करो इसका f डैश x निकालो तो वो आएगा आपका 2x प्लस कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई। अब अपने को क्या करना है वो सुनो। सबसे पहला काम, जब ये इतना आ जाए उसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो तो लिख दिया मैंने 2 कॉमन लेकर ये हो गया x प्लस कितना 1।
अब आपको यहाँ f डैश x का मान 0 के बराबर रखकर x का मान ज्ञात करना है। तो वो आएगा 2 और ये हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, वो आएगा आपका -1। अब क्या करें, यहाँ लिखोगे वर्धमान के लिए, किसके लिए, वर्धमान के लिए। इस चैप्टर में सिर्फ अक्षरों का खेल है, ये समझ लेना आप, वर्धमान के लिए। अब वर्धमान के लिए क्या होता है, पहले तो जानकारी आपको ये होनी चाहिए, अभी अभी बताया, वर्धमान के लिए होता है f डैश x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो उस इंटरवल में जो आपको फंक्शन दे रखा है वो हमेशा क्या होगा, वर्धमान। f डैश x की वैल्यू कितनी है, f डैश x की वैल्यू आपके पास है 2 और x प्लस कितना है 1। तो देखो ये हो गया आपका 2 और x प्लस 1 और ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब देखिए 2 तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, तो इसको तो छोड़ सकते हो, तो यहाँ लिखो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब एसएमई का हल करने आपने सीखा होगा, और अगर नहीं भी सीखा है तो हमारे इस YouTube चैनल पर और प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो 11th-12th में जो लोग आता है, अनइक्वलिटी आती है, वो सब टॉपिक पढ़ाए हैं। एसएमई का अगर टॉपिक पढ़ाया है तो वहाँ चेक कर सकते हो आप लोग, नहीं आता है तो जरूर सीखना है इस चैप्टर के लिए आपको। अब देखिए x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 ये दे रखा है तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, और इस लाइन में इससे x का मान क्या आया था पीछे, वो देखो, वो आया था x का मान -1। इस -1 को इस रेखा पर रख दो, आप लोग समझ गए, पोल पॉइंट ये सब पीछे डिस्कस किए हुए हैं, आप वहां चेक कर सकते हो। सबसे पहले इधर वाली साइड लिखोगे -इन्फानाइट, इधर वाली साइड आप लोग लिख दोगे +इन्फानाइट। क्या ऐसा ही होता है, इधर -इन्फानाइट होता है, इधर +इन्फानाइट होता है। अब देखिए जो पॉइंट आपने लिखा है वो यहां लिखिएगा, लिख दिया। सबसे पहले इस हाथ की साइड जो है, यहाँ चिन्ह नेगेटिव नहीं है, वो चेक कर लेना, नहीं है। सबसे पहले इस हाथ की साइड यहाँ जो है ना, वो आप चिन्ह लगाओगे किसका, प्लस का, लगा दिया। अब ये चेक करोगे कि जिस पॉइंट से आप जा रहे हो, जिस गुणनखंड से आपने मान निकाला है, वो गुणनखंड जो दे रखा है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर 1 है। पावर अगर विषम है तो इससे आगे जाओ तो आप चिन्ह बदल देना, अगर पावर सम है तो आपको चिन्ह नहीं बदलना है, पहले जैसा था वैसा का वैसा रखना है। यहां देखिए पहले विषम पावर है, 1 पावर है, तो ये प्लस जो है वो इससे आगे चलकर क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, माइनस का निशान। लेकिन आपको किसके लिए बताना है, वर्धमान के लिए। इस लाइन पर अब जो प्लस साइन वाला आपका क्षेत्र है वो तो है किसका, वर्धमान का, और माइनस वाला जो है वो किसका है, ह्रासमान का। यहां कहीं इक्वल लगा हुआ है क्या, साथ में नहीं लगा हुआ, तो आपको ओपन इंटरवल लगाना है, क्लोज इंटरवल नहीं लगाना। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप यहां नीचे लिखोगे f डैश x का जो मान है वो ग्रेटर देन 0 होगा, कब, इफ, यदि आपके पास x का मान -1 से लेकर कहां तक हो, -1 से लेकर इन्फानाइट तक हो। इस इंटरवल के बीच में यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो आपको पता चल रहा होगा कि ये फलन जो है वो वर्धमान, यहां से यहां तक आप कोई भी मान रखकर चेक कर लेना चाहिए। इस इंटरवल के बीच में जो आपकी मर्जी आए वो मान रख लेना, ठीक है। इस दिए गए फलन का मान हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, 0 से कभी भी छोटा नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात। तो इस प्रकार आपसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए दिया गया फलन जो है वो क्या है आपका, वर्धमान। वर्धमान यदि है तो अंतराल ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहला सवाल बता दिया, इंटरवल ज्ञात करना, और परीक्षा में ज़्यादातर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल मैं आपको और बता रहा हूँ, उस सवाल में ये कह रहा है कि दिया गया फलन और प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए क्या है, वर्धमान है, ये सिद्ध कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपना सवाल जो अगला है वो है x³ - 3x²। ये सवाल है अपना, fx इक्वल्स टू x3 माइनस आपके पास है 3x² प्लस आपके पास है 6x और माइनस है 100। आपको ये कह रहा है कि बताइए या सिद्ध करिए कि x बिलोंग्स टू r के लिए दिया गया फलन क्या है, वर्धमान है। समझ गए मेरी बात या नहीं समझे, दिया गया फलन क्या है, वर्धमान है, ठीक है। अब देखिए कुछ भी करना हो काम वही करना है, चाहे कुछ भी बोल दे आपको। पहला काम, इसका डेरिवेटिव निकालो, f डैश x क्या आएगा, 3x² माइनस 6x प्लस क्या हो गया, 6। इनमें से आपको ये जो दे रखा है इसमें से
यहां जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x² माइनस 6x प्लस 3 ऐसा लिख सकते हो। क्यों लिखा है अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी ये बात, लिख दिया। अब देखो इसमें से 3 कॉमन ले, 3 कॉमन लेोगे तो ये 3 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x² माइनस 2x प्लस 1 और प्लस कितना हो गया 3। इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये कोई ना कोई फॉर्मूला आप जानते हो, वो क्या है 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना 3। यहाँ f डैश x, यहाँ f डैश x। अब देखो इससे आप जल्दी से x का मान ज्ञात नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ क्या लिखोगे वो देखो। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि वर्धमान के लिए होता क्या है, वर्धमान के लिए होता है f डैश x का मान ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसमें देखिएगा आप लोग एक बार, यहाँ जो दे रखा है वो 3 है और x² प्लस 1 है, x² माइनस 1 है, ठीक है, x माइनस 1 है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस कितना है 3। प्यारे बच्चों देखो इसमें ये 3 पॉजिटिव है। किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। ये 3 है, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। इस दिए गए f डैश x में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको नेगेटिव बना दे। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब कभी नेगेटिव आपने लिया ही नहीं है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव आई कैसे सकती है। तो अपन जानते हैं कि ये जो दे रखा है आप लोगों को, ये जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 1 की होल पावर 2 है, 3 यहाँ है प्लस 3 है, ये वाली वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है, ये उस समय पॉजिटिव है जब x की वैल्यू आपके पास क्या है r है। x आपकी कोई भी वास्तविक संख्या हो चाहे उस वक्त ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। इसका मतलब ये f डैश x की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, x बिलोंग चाहे किस में करता हो r में करता हो। ये बहुत अच्छा आप लोगों को समझना है, अच्छे ढंग से ये बात समझनी है। आज अपन ने बातचीत की है सिर्फ वर्धमान के बारे में, अगले वीडियो में ह्रासमान के बारे में बात करेंगे और उसके बाद सम्मिलित रूप से वर्धमान और ह्रासमान को एक साथ लेकर कुछ सवाल हैं जो अपन चर्चा करेंगे। आप इसको अच्छे ढंग से तैयार करना और जो सवाल आपकी बुक में दे रखे हैं वो सवाल भी करने की कोशिश करना, नहीं आएंगे तो उसको दोबारा बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।